दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आपका स्वागत है। दुनिया पैसे पर, आर्थिकी पर और अपने राष्ट्र हित के को देखते हुए चलती है और इसी के अनुसार जियो पॉलिटिक्स में हम समय समय पर बदलाव होते हुए देखते रहते हैं। हाल में एक घटना जियो पॉलिटिक्स की नज़र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि नाटो में टूट के लक्षण दिख रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट होने जा रही है। यह समिट उम्मीद की जा रही है कि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को एक नया शेप देगी। इसमें कुछ नए सदस्य देश भी शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में नाटो का सदस्य देश तुर्की ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की प्रक्रिया उसकी खबर आ रही है। हालांकि तुर्की की ओर से साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ब्रिक्स में शामिल होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। अगर तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो गैर पश्चिमी आर्थिक किसी गठबंधन में तुर्की नाटो का पहला ऐसा देश होगा जो ऐसे संगठन में शामिल हो रहा है जिसकी अगुवाई चीन, रूस और भारत करता है। पिछले साल ब्रिक्स के समिट में कुछ नए देशों को भी सदस्यता दी गई है। दरअसल बात ऐसी है कि तुर्की पिछले कई वर्षों से गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है और यह आर्थिक संकट जो है वह रूस यूक्रेन युद्ध के बाद न केवल तुर्की की बल्कि पूरे यूरोपीय संघ में बढ़ गया है। यूरोपीय संघ पूरी तरह से आर्थिक मंदी के भंवर जाल में फंसते जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यह खबर हम पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में तुर्की को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। यूक्रेन युद्ध के पहले भी तुर्की की अर्थव्यवस्था डावाडोल चल रही थी, मंदी में चल रही थी। अगर ऐसी स्थिति में अगर तुर्की की अर्थव्यवस्था धाराशायी होती है तो यूरोपीय बैंकों के लिए भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यूरोप और तुर्की एक दूसरे पर काफ़ी हद तक निर्भर है और काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन के मुताबिक अगर देखा जाए तो तुर्की 31.8% हिस्से के साथ यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022 में यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच कुल 200 मिलियन यूरो का ट्रेड हुआ था। इस तरह अगर देखा जाए तो यूरोपीय देशों की काफ़ी हद तक निर्भरता तुर्की पर है और तुर्की की निर्भरता भी काफ़ी हद तक यूरोपीय देशों पर है। यही वजह है कि यूरोप तुर्की के यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों में के बावजूद रूस के साथ वह अपना संबंध बनाए रखा और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस पर आंखें बंद किए रहा। और दूसरी तरफ रूस पर भी जिस कदर से सेंक्शन लगे हैं, ऐसे में रूस को भी ऐसे ट्रेडिंग पार्टनर की आवश्यकता है। शुरू में ब्रिक्स जो है ब्रिक हुआ करता था
और यह विकासशील देशों का एक समूह था जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसमें शुरुआत में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया और तब से इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का गठन उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को चुनौती देने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एकजुट करने के मकसद से किया गया था। इस आर्थिक अलायंस में हाल के वर्षों में विस्तार भी हुए। मैंने बताया है कि पिछले वर्ष इसमें नए देशों को शामिल किया गया। इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई जैसे देश शामिल हुए। सऊदी अरब ने भी इस समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और अजरबैजान ने तो सदस्यता के लिए एक तरह से औपचारिक तौर पर अर्जी भी दे डाली है। पाकिस्तान भी ब्रिक्स की सदस्यता के लिए हाथ पैर मार रहा है। अभी रूस के का एक डेलीगेशन वहाँ के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसे ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाए। और अगर ब्लूमबर्ग की खबर माने तो तुर्की भी स्पष्ट तौर पर कह नहीं रहा है, लेकिन वह ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी पहले ही दे चुका है। राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान 2018 में ही दक्षिण अफ्रीका में हुए 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इस आर्थिक अलायंस में शामिल होने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। 2022 में तुर्की के कुल व्यापार में से 11% का ट्रेड रूस के साथ और 7.2% चीन के साथ हुआ था। तुर्की की इस बेताबी की वजह हम आसानी से समझ सकते हैं। तुर्की की पूरी कोशिश है कि वह देश में जिस तरह की आर्थिक संकट गहराते जा रहे हैं उससे शायद ब्रिक्स उसे निकाल पाएगा। और अगर IMF के 2023 के आंकड़ों को अगर देखें तो तुर्की दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आंकड़ों के मुताबिक 71.6% की आधिकारिक वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ तुर्की जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, सूडान और वेनेजुएला के बाद आता है। हाल के दिनों में जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उनमें बढ़ती महंगाई देश की जनता पर इतना बड़ा बोझ डाल रही है कि अब वहाँ की जनता कराहने लगी है। तुर्की के सेंट्रल बैंक के नए बोर्ड ने केवल 9 महीने के बीच जो ब्याज दर 8.5% था उसे बढ़ाकर 50% तक ले गए हैं। भले ही तुर्की के मौजूदा वित्त मंत्री मेहमेत शिमशेक ये दावा करते हो कि देश की आर्थिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। स्थितियां जटिल से जटिल होती जा रही हैं। बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ के जो रिसर्चर हैं उन सब का कहना है कि जब से शिमशेक को नियुक्त किया गया है देश की अर्थव्यवस्था और बदहाल स्थिति में पहुंची है और महंगाई 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। इसका कारण वित्त मंत्री की रूढ़िवादी नीति है, जिसकी वजह से घरेलू मांग और तनख्वाह में अत्यधिक बढ़ोतरी को ही महंगाई बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कुल मिलाकर तुर्की अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो यह मान लेना चाहिए कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में GDP में यूरोपीय यूनियन
और अमेरिका का एक बोलबाला था, उसमें कहीं दरार पड़नी शुरू हो गई है। और एक बात और है कि पूरी दुनिया अब बहुपक्षीय होती जा रही है। ऐसे में दुनिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिक्स देशों की ओर से कंट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स एक नया शेप लेगी ही, और अमेरिका में होने वाले अभी चुनाव जो हैं होंगे, और इसके नतीजे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट जरूर साझा करें। चाहे वह विरोध में ही क्यों ना हो, हम सहमति असहमति हो सकती है। आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी विभाग प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी के साथ